साथियों, अगर आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। आइए साथियों, क्वेश्चन चलते हैं, एकदम वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द अपीयरेंस ऑफ अ पेंसिल प्लेस्ड इन अ बीकर ऑफ वाटर एज बेंट और रेज्ड इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ विच फिनोमिना ऑफ लाइट। पानी से भरे बीकर में रखी हुई पेंसिल का मुड़ी हुई, पानी से भरे हुए बीकर में रखी हुई पेंसिल का मुड़ी हुई या उठी हुई दिखाई देना प्रकाश की किस घटना का व्यवहारिक उदाहरण है? तो ध्यान दीजिएगा, पेंसिल तो आपकी सीधी है जब आपने पानी में डुबोई, अब वो आपको टेढ़ी दिखाई दे रही है या झुकी हुई दिखाई दे रही है तो आपको भ्रम हो रहा है। और जब भी आपको भ्रम हो रहा है तो ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन प्रकाश का, इसका सही आंसर होगा। आज से याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी भ्रम हो रहा है तो वो अपवर्तन प्रकाश की वजह से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेगिस्तान में मरीचिका मिरेज बनने का मुख्य कारण और गर्मियों में सड़क पर पानी का भ्रम होना। अभी मैंने बताया दोस्तों, भ्रम होना, इल्यूजन ऑफ वाटर ऑन अ रोड इन समर इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो याद रखिएगा कि जब भी भ्रम हुआ तो अपवर्तन है, लेकिन ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, ओनली रिफ्रैक्शन भी है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन भी है। आप जब भी गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं तो जब मृग मरीचिका मतलब मिरेज जब भी बनता है, आपको लगेगा कि आगे पानी है। तो जब भी कोई चीज़ चमकती है तो ध्यान दीजिएगा, वो चमकती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। जैसे रेत का चमकना, हीरे का चमकना, वो किसका कारण है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो केवल रिफ्रैक्शन यहाँ आंसर नहीं है। भ्रम हुआ आपको तो रिफ्रैक्शन, लेकिन साथियों साथ ही साथ मैं कह सकता हूँ कि चमकने की वजह से आप कह सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर, जो आप मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का जो जाल बिछा हुआ है वो भी साथियों किस पर काम करता है? वो भी काम करता है किस पर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा साथियों कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काले रंग का दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? वाई डज द स्काई अपीयर ब्लैक टू एस्ट्रोनॉट। चलिए, जब आप अंतरिक्ष में गए तो वायुमंडल से ऊपर चले गए, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, तो ये हमारा एटमॉस्फेयर है। आप इससे ऊपर चले गए जब अंतरिक्ष में गए, तो अंतरिक्ष में गए तो इससे ऊपर चले गए। जब आप इससे ऊपर चले गए तो वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सनलाइट है वो श्वेत प्रकाश है, जो वाइट प्रकाश है, वाइट लाइट है, वो 7 रंगों में 7 कलर्स में विभक्त हो जाता है विबग्योर, जिसके वजह से हमें रंग दिखाई देते हैं। तो जब प्रकीर्णन ही नहीं होगा तो हमें रंग कहाँ दिखाई देगा? तो टोटली क्या दिखाई देगा? एस्ट्रोनॉट्स को क्या दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, उदय और अस्त होते समय सूर्य का लाल रक्त का दिखाई देना किस घटना पर आधारित है? तो रेड अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो जब भी सनराइज एंड सनसेट होगा तो याद रखिएगा विबग्योर, हिंदी वाले वैनी या पिनाला, ठीक है, विबग्योर, लाल रंग की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। सबसे कम किसकी होती है? वॉयलेट की होती है। तो सबसे कम दूरी तक वॉयलेट दिखाई देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दूरी तक लाल रंग दिखाई देता है। तो जब प्रकाश कम होता है ना, जब उदय होगा या अस्त होगा तो प्रकाश कम होगा, तो प्रकाश कम होगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कम होगी, तो सबसे जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ है वो आपको दूरी तक दिखाई देगी। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है। लेकिन अगर और आगे पूछता तो आप कहते कि लाल रंग का क्या है? वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, वो दूरी तक दिखाई देता है, इसलिए लाल रंग हमें दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच मिरर, याद रखिएगा हमेशा जब भी आप सैलून में जाते हैं तो जो भी किस दर्पण का यूज होता है? अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर। विच मिरर इज यूज फॉर शेविंग पर्पज। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा जब भी आप सैलून में जाते हैं तो वहाँ कौन सा मिरर लगा होता है? कॉनकेव मिरर लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है, जिससे हमें जो हमारा इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वास्तविक दिखाई दे। आप सभी जानते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर में आपको क्या दिखाई देगा?
आपका जो चेहरा है वो आभासी प्रतिबिंब बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाई देगा, तो इसलिए हमारा जो है कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। अब हम आ गए मैकेनिक्स एंड जनरल फिजिक्स पर। चलती हुई बस या ट्रेन के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। अच्छा ठीक है, व्हेन अ मूविंग बस और ट्रेन सडनली स्टॉप्स, पैसेंजर सिटिंग इन अ लीन फॉरवर्ड, दिस इज इलस्ट्रेट विच लॉ सॉरी दोस्तों, लॉ ऑफ इनर्सिया, गति का जड़त्व का नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई आदमी रेस्ट में है तो वो रेस्ट रहना चाहता है, अगर कोई आदमी स्थिर अवस्था में है, रेस्ट स्टेट में है, तो वो स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, अगर कोई आदमी मोशन में है, गतिमान अवस्था में है, तो गतिमान अवस्था में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अब जब आप बैठे हैं बस के अंदर तो क्या है, आपके पैर तो रेस्ट अवस्था में है लेकिन आपका शरीर गतिमान है, तो जैसे ही ब्रेक लगा आपका बॉडी गतिमान रहना चाहता है, पैर रेस्ट अवस्था में रहना चाहता है। अब सोचिए, आप पैर का रेस्ट अवस्था में रहना चाहेगा और बॉडी गतिमान रहना चाहेगा, तो आप किधर झुकेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति के जड़त्व का नियम इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन बदलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुएं से पानी खींचते समय, जब भी हम कुएं से पानी खींच रहे हैं तो रस्सी अचानक टूट जाए तो व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। यह किसका उदाहरण है? जब रोप टूट जाएगी, सडनली रोप ब्रेक्स, द पर्सन फॉल्स बैकवर्ड, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जैसे ही बल आगे लग रहा है, जब टूटेगी रस्सी तो उतना ही बल पीछे लगेगा, इसलिए आप गिर जाएंगे। ये आप सभी को मालूम होगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए। कह रहा है कि अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेविंग ब्रश को पानी से बाहर निकालने पर उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? व्हेन अ सेविंग ब्रश इज टेकन आउट ऑफ वाटर इट्स हेयर्स स्टिक टुगेदर। भैया, सरफेस टेंशन, एक पृष्ठ तनाव, द्रव का, लिक्विड का पृष्ठ तनाव होता है, जब ये बढ़ जाता है तो क्या होता है, एरिया कम हो जाता है। तो जैसे ही आप पानी में डालें, सरफेस टेंशन बढ़ गया, सरफेस टेंशन बढ़ गया, तो सरफेस टेंशन की वजह से एरिया कम हो जाएगा, तो बाल आपस में, उसके हेयर जो होंगे वो आपस में स्टिक हो जाएंगे। ठीक काम याद रखिएगा, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जब हम कपड़ा धोते हैं तो डिटर्जेंट का यूज क्यों किया जाता है? डिटर्जेंट का यूज इसीलिए किया जाता है क्योंकि सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, एरिया कम होगा, उसकी वजह से मैल आसानी से निकल जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। फिर वही क्वेश्चन आ गया, चलती हुई ट्रेन से अचानक नीचे से उतरने वाला व्यक्ति आगे की ओर गिर जाता है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसका डिस्कशन किया कि न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम की वजह से पैर स्थिर रहना चाहेंगे, शरीर आगे जाना चाहेगा गति की वजह से, इस वजह से क्या होगा, हम वहीं गिर जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गाड़ी में, ये अच्छा क्वेश्चन है साथियों। कह रहा है कि गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर, झटका रोधक का उपयोग किस सिद्धांत या किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? वाई आर शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूज इन व्हीकल्स? तो याद रखिएगा, मोमेंटम चेंज का टाइम बढ़ जाएगा। झटका रोधक होगा तो क्या होगा, मोमेंटम चेंज, जो संवेग परिवर्तन है उसका क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। और जब टाइम बढ़ेगा तो आप सभी को पता है कि इम्पल्स, जो बल आघात है, इम्पल्स जो है, जो आवेग है, जो बल है, उसका क्या होगा, वो कम हो जाएगा। जो इम्पल्स है वो कम हो जाएगा। जब भी बढ़ेगा टाइम किसका, मोमेंटम चेंज का, तो क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा आपका बल, रिड्यूस फोर्स, इम्पल्स कम हो जाएगा तो बल कम हो जाएगा, और बल कम हो जाएगा तो आपको चोट कम लगेगी। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। अगर हम पहुंच चुके हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? फूड कुक्स फास्टर इन अ प्रेशर कुकर। हम पहुंच गए हीट, थर्मोडायनेमिक्स और वेव्स पर। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेशर है तो प्रेशर की वजह से पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सीधा सीधा आंसर ऑप्शन ए है। प्रेशर हाई है
तो प्रेशर कुकर में तो क्या होगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जिससे खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर जो हमारा सिद्धांत लगेगा साथियों, उसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन कह रहा है कि वियरिंग वाइट क्लॉथेज इज कंफर्टेबल इन अ समर, गर्मियों के दिनों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदेह है, क्यों? भैया एक चीज़ याद रखिएगा, जो एब्जॉर्बर अच्छा है, जो एब्जॉर्बर क्या है अच्छा है, वो एमीटर क्या है कम है, और जो एब्जॉर्बर कम है वो एमीटर अच्छा है। मतलब जो अवशोषक अच्छा है वो उत्सर्जक कम है, जो उत्सर्जक अच्छा है वो अवशोषक कम है। तो जब सर्दियों के दिन में हम क्या करते हैं, डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्बर अच्छे हैं तो एमीटर कम है। जबकि गर्मियों में हम क्या है, सफ़ेद कपड़े के लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्बर बुरे हैं तो एमीटर अच्छे हैं। मतलब वो अधिकांश जो उष्मा आएगी, जो हीट आएगी ज़्यादातर, उससे क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि तेज़ हवा वाले दिन कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं भाई? तो ध्यान दीजिएगा, वाई डू क्लॉथेस ड्राई फास्टर इन रेनी डे? तो याद रखिएगा, वाष्पीकरण की वजह से कपड़े सूखते हैं। अब जब नमी होगी, ह्यूमिडिटी होगी वायुमंडल में, तो कपड़ों को सूखने नहीं देगी। तो जब हवा चलेगी तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इवेपोराइजेशन, वाष्पीकरण तेज होगा, जिसकी वजह से आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डज वाटर रिमेन कूल इन अर्दन पॉट? मटका में या घड़े में पानी ठंडा क्यों होता है? तो इसका भी कारण इवेपोराइजेशन ही है भैया। घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल होते हैं, उससे पानी बाहर आता है तो इवेपोराइजेशन हो जाता है, जिससे अंदर का तापमान क्या है, बाहर देखो, घड़े के बाहर गर्मी निकल गई तो उसके अंदर का तापमान क्या होगा, कम हो गया, जिसकी वजह से हमें पानी ठंडा मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बादलों वाली रातें साफ रातों की तुलना में अधिक गर्म होती हैं। क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट्स बिकॉज। भाई एक बात समझिएगा कि रात में धरती है ना, अब ये वायुमंडल है, यहाँ से उष्मा ऊपर की ओर जाएगी, हीट ऊपर की ओर जाएगी। तो अगर बादल होगा तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। बादल नहीं है तो उष्मा ऊपर चली गई, ठीक है। अब बादल है अगर तो उष्मा को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो जो गर्मी ऊपर जा रही थी वो वापस चली आई। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लाउड रिफ्लेक्ट्स बैक अर्थ हीट। बादल पृथ्वी की उष्मा को परिवर्तित करके वापस भेज देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पर हम आ चुके हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथों में सभी उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो याद रखिएगा, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में श्रेणी क्रम में क्या समान होगा, आई, और समांतर क्रम में क्या समान होता है, वी। जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमेशा करंट समान होती है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या समान होता है, वोल्टेज समान होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप अपने घर का वायरिंग करा रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आपके जो अप्लाइंसेस हैं, ठीक है, जो आपके उपकरण हैं घर के वो क्या हों कि अलग अलग वोल्टेज कैरी करें? नहीं ना। तो आप चाहेंगे कि हमेशा समान वोल्टेज मिलता रहे, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या गुण होना चाहिए? द वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज मस्ट पोसेस द विच प्रॉपर्टी? तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध ज़्यादा हो फ्यूज का और गलनांक कम हो। गलनांक कम हो, जैसे देखिए हाई लोड हुआ, हाई लोड सह जाए, तो जब कोई चीज़ हाई लोड सहती है तो उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। ऑप्शन बी देखिएगा, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन फ्यूज का गलनांक कम होना चाहिए, जल्दी वो गल जाए। जैसे जब हाई लोड वो ना सह पाए तो फ्यूज गल जाए, फ्यूज गल जाएगा तो आपका सर्किट बच जाएगा, आपका जो वायरिंग है वो बच जाएगा। तो इसीलिए रेजिस्टेंस तो हाई होना चाहिए लेकिन मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, फ्यूज वाला क्वेश्चन में क्या था कि मेल्टिंग पॉइंट की, फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, वो जल जाएगा तो
आपका सर्किट बच जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब किसका होता है? टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, लगभग 3800 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब 3800 डिग्री सेल्सियस होता है तो इस वजह से वो गलता नहीं है जल्दी, इसीलिए हम क्या करते हैं, फिलामेंट किसका यूज करते हैं? तो फिलामेंट यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का, किसका? टंगस्टन का। साथियों, ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है? तो फैराडे ने खोजा था म्यूचुअल इंडक्टेंस। फैराडे ने क्या खोजा था? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये देखिए, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली है, ठीक है, किसकी? ट्रांसफार्मर की। इसमें करंट फ्लो होगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अपने आप डेवलप हो जाएगा। इसमें फ्लो नहीं होता है सेकेंडरी में, पहले में हम करंट फ्लो कराते हैं, दूसरे में अपने आप हो जाता है। तो ये घटना कहलाती है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसे फैराडे ने खोजा था। इसी पर ट्रांसफार्मर काम करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत शानदार क्वेश्चन साथियों, ध्यान से देखिएगा कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के समय, देखिए मैंने कहा था ना, जब शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा? मेन तार और न्यूट्रल तार दोनों मिल जाएंगे। जैसे शॉर्ट सर्किट होगा तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। रेजिस्टेंस जीरो के हो जाने से V बराबर आई आर, आप सभी जानते हैं। इसकी वजह से I जो है वो मैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्स हो जाएगा। उसका मान, करंट का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा शॉर्ट सर्किट में। तो याद रखिएगा, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। साथियों, मुझे लगता है मैंने जितनी कोशिश करनी थी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बनाया। ये जितने भी प्रैक्टिकल वाले एग्जाम्पल हैं मैंने आपको इसमें रखे। साथियों, इसको ज़रूर देख कर जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय जगन्नाथ।